Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be starting the next capsule for electrochemistry for CBSE class 12 term 2 examination and this capsule is related to the Gibbs function. आपने पिछले जो कैप्सूल्स हैं उनमें जो पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक्चुअली में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसमें दोनों हाफ किस तरह से होते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। और दूसरा आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीख लिया है और जो जिसको हम ई नॉट सेल कहते हैं। अब फिर उसके बाद आपके जो नेक्स्ट उसके बाद जो कैप्सूल था उसमें आपने ये सीख लिया था कि इसमें हम लोग नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, है ना, वो सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी हमने। अब इस वाली कैप्सूल में आप जो पढ़ने वाले हैं वो है गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है? गिब्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप यूज जो साइंटिस्ट गिब्स ने निकाला था। और ये फंक्शन एक्चुअली में यूजफुल कहाँ होता है, ये एक्चुअली आपने क्लास 11 की थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। दिस फंक्शन इज एक्चुअली यूज फॉर फाइंडिंग द फीजिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। इससे रिलेटेड मैं इक्वेशन एक और आपको याद दिला देता हूँ। अगर आपको ये क्लास 11 में आपने इस इक्वेशन को पढ़ा होगा जो आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें डेल्टा एस क्या होता है, ये होती है आपकी एंट्रोपी। एंट्रोपी इज व्हाट, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी इज द एनर्जी एक्सचेंज बाय द सिस्टम, लॉस और गेन्ड। और डेल्टा जी होता है आपका गिब्स फंक्शन। अगर आपको ये रिलेशन याद भी नहीं है तो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इतना कोई यूजफुल है नहीं। यहाँ पर जो चीज़ें यूजफुल हैं वो यहाँ पर मैं आपको इधर सिखा दे रहा हूँ सामने सामने, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो यूजफुल होगा। यहाँ पर आपको बस ये फाइंड समझना है कि व्हाट इज डेल्टा जी फंक्शन। डेल्टा जी इज ए गिब्स फंक्शन एंड दिस स्टैंडर्ड फंक्शन इज यूज फॉर व्हाट। अब एक तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि डेल्टा जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन, इसका मीनिंग है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। मतलब कि सपोज ए पार्टिकल इज, मतलब ए सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट ए टू स्टेट बी। और अगर ये दो अलग अलग पाथ में फॉलो कर रहा है, तीन अलग अलग पाथ में जा रहा है, वन इज फ्रॉम पाथ ए टू बी फ्रॉम पाथ वन एंड सेकेंड फ्रॉम पाथ टू एंड थर्ड फ्रॉम पाथ थ्री। तो इन तीनों ही पाथ में जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। डेल्टा जी वन इज इक्वल टू डेल्टा जी टू इज इक्वल टू डेल्टा जी थ्री। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू does not depend on the path the system takes. It only depends upon the final point where it is reaching and initial point where it is reaching, where from where it has started. तो एक्चुअली में डेल्टा जी हमेशा जी बी माइनस जी ए होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। ये एक थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये इन्फॉर्मेशन भी एक्चुअली आपको एनसीईआर इसके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। ये थर्मोडायनामिक्स की इन्फॉर्मेशन है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है ये। तो चलते हैं कि स्टैंडर्ड गिब्स फंक्शन क्या होता है। ये गिब्स फंक्शन ही होता है डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फंक्शन। अब डेल्टा जी यूजफुल किस, मैंने आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डेल्टा जी इज ए फंक्शन विच इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। अब ये स्पॉन्टेनिटी क्या होता है या फिर फीजिबिलिटी क्या होता है? आपके पास केमिस्ट्री में फुल फिजिकल ले लो, चाहे इनऑर्गेनिक ले लो, चाहे ऑर्गेनिक ले लो, आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरह से होते हैं। ए प्लस बी इज गिविंग यू सी प्लस डी। ए प्लस वेयर ए प्लस बी आर कॉल्ड व्हाट, रिएक्टेंट्स। और सी प्लस डी क्या होता है? सी प्लस डी आर प्रोडक्ट्स। अब किसी भी पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उसको एक्सपेरिमेंट लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करो। लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया और ए को बी से रिएक्ट किया और फिर देखा कि कुछ कलर चेंज हो रहा है कि नहीं या फिर कोई आउटपुट बन रहा है कि नहीं, जो कि टीडीएस प्रोसेस है। आपके पास लैब अवेलेबल नहीं होगी, हमेशा आपके पास स्कूल अवेलेबल नहीं होगा, तो आप जाके चेक नहीं कर सकते, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। दूसरी चीज़ ये है कि आपको गिवन पैरामीटर्स के बेस पर ये कैलकुलेट करो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट कर ली और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है यानी कि लेस देन जीरो आती है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि डेल्टा जी इज नेगेटिव विच इज लेस देन जीरो, मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट इज फीजिबल, मीनिंग इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं मूव करेगा, वो बैकवर्ड में चलेगा, मतलब फॉरवर्ड नहीं जाएगा वो।
डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा शायद, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हो क्लास 11 में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, द रिएक्शन इज proceeding in the forward direction as well as in the backward direction, and how much it is proceeding in the forward direction, it is proceeding in the same with the same quantity in the backward direction, मतलब how much the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर एक्चुअली हमने काइनेटिक्स में कवर कर लिया है। रेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटिंग पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब ये है और सिंपल टर्म्स में कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिसोसिएटिंग पर यूनिट टाइम अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का इज सेम एज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटिंग पर यूनिट टाइम फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है उतना ही अमाउंट उसके पास आ जा रहा है, तो उस के स्टेट को आप कहेंगे इक्विलिब्रियम। उसके केस में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। तो डेल्टा जी की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब डेल्टा जी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको एक्चुअली में ई नॉट सेल निकालना आता है। ई नॉट सेल हम पहले देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल के लिए। ई सेल भी आपको निकालना आता है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम जब ई सेल आपको निकालना आता है, ई नॉट सेल भी आपको निकालना आता है, क्योंकि ई सेल ई नॉट सेल आप निकालना जानते हो, पिछले क्लास में आपने देखा है। ई सेल को आप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो डेल्टा जी निकाल सकते हो, और डेल्टा जी की वैल्यू जो भी आई आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव उसके बेस में आपको रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, डेल्टा जी की वैल्यू और केसी का रिलेशन। इसका इस मतलब ई सेल का और केसी का रिलेशन एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कि ये रिएक्शन है पर्टिकुलर एम एन प्लस प्लस के एन ई माइनस, जो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन होता है, इज गिविंग अस एम। इसका अगर आप के सी निकालोगे तो के सी इज इक्वल टू क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, ये के सी होता है। अब यहां पर आपको अगर याद होगा, और ये मैंने दिखाया, ये एक्चुअली में हम इक्विलिब्रियम से पता चलता है। इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन होती है यहाँ पर एक्चुअली में ये एक उल्टा डायरेक्शन भी होना चाहिए था। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दिस रिएक्शन, दिस इक्विलिब्रियम इज रिवर्स रिएक्शन में भी होता है ये। तो इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू ये होती है सी पावर सी इंटू डी पावर डी बाई ए पावर ए इंटू बी पावर बी, स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हमें पता है कि हमने देखा है कि ई सेल जब नस्ट इक्वेशन जब हम निकालते थे तो नस्ट इक्वेशन में ये नस्ट इक्वेशन में हमने ई की नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल की वैल्यू जो होती है ई नॉट सेल माइनस 2.03 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ एम बाई एम एन प्लस होता है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि एम बाई एम एन प्लस की वैल्यू एक्चुअली ये के सी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम के सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.03 आर टी बाई एन एफ लॉग 10 के सी। और इससे आपके पास क्या आता है, इसी से आपके पास ये आता है कि जब इक्विलिब्रियम में रिलेशन होगा तो इक्विलिब्रियम के केस में कि क्या होगा कि इक्विलिब्रियम के केस में हमें एक्चुअली पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। अब इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि हमने पहले देखा है यहाँ पर इस वाले केस में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। तो इसके केस में क्या होगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। ई सेल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो रिलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, तो ये आपकी रिलेशन हो गई। अब यहां पर आप सॉल्व करने के लिए इस रिलेशन को भी अगर चाहो तो यूज कर सकते हो एट इक्विलिब्रियम। ये है फॉर इक्विलिब्रियम रिलेशन है, ये फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, ओनली फॉर इक्विलिब्रियम। और यहां पर आप इसको ये भी ऐसे भी यूज कर सकते हो कि दिस रिलेशन ऑल्सो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू,
यानी कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। इस रिलेशन को भी आप यूज कर सकते हो। ये दोनों रिलेशन आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और ये जो रिलेशंस आपकी यूज होती हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूज होती हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होता है, और इसी वजह से जब डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होता है तो एन एफ माइनस डेल्टा जी माइनस एन एफ ही होता है, तो इस वजह से ई सेल इज इक्वल टू जीरो होता है। ये जो दो रिलेशन है आपकी ई नॉट सेल और के सी को रिलेट कर रही हैं, और डेल्टा जी नॉट को और के सी को रिलेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गई है। अब हमने ये इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या हैं, एक तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पास, डेल्टा जी, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये और ये। और डेल्टा जी की वैल्यू कब लेस देन जीरो होती है तो रिएक्शन फीजिबल होता है, कब नॉन फीजिबल होता है, इक्विलिब्रियम क्या कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके केस में केसी के, जब हमें पता है केसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ई की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन केसी के टर्म्स में किस तरह से चेंज होती है, और हम इसको यूज करके इन इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल और लॉग केसी को किस तरह से रिलेट करते हैं, डेल्टा जी नॉट को केसी से कैसे रिलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये रिलेशंस। तो अब ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं गिब्स फंक्शन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है आपको, ये एसटीपी कंडीशन दी हुई है। तो इसका मतलब अब पहले तो हम इसका रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ देख लेते हैं। रिडक्शन हाफ क्या होगा, रिडक्शन हाफ है आपका CD2 प्लस प्लस 2E माइनस इज गिविंग यू CD, और ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया आपका Zn इज गिविंग यू Zn2 प्लस प्लस 2E माइनस। ओके, तो पहले हमें यहाँ पर डेल्टा जी नॉट निकालना है इसके लिए, फॉर रिएक्शन के लिए सेल ईएमएफ निकालना है और डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो पहले तो हम इसका ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल इज व्हाट, ई नॉट सेल इज ई नॉट ऑफ CD2 प्लस CD माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn, है ना, रिडक्शन हाफ माइनस ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ में कुछ दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है -0.403 माइनस ऑफ -0.6763। तो यहाँ पर आप ये निकालोगे 0.763 माइनस 0.403, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.33, सॉरी 0.36। तो ई नॉट सेल तो आपका 0.36 आ गया। तो जब आप इसको, अब डेल्टा जी नॉट अगर आपसे पूछा गया तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हमें पता है -NF E0 सेल होता है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यूज हो रहे हैं, n इज 2, तो यहाँ पे हो गया -2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 होती है, इंटू ई नॉट सेल 0.36 निकाला था। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -69840 जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया, -69.48 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकाल लिया, तो एक चीज़ तो आपकी पूरी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ई सेल भी निकालना है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, क्योंकि n मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी, तो लॉग ऑफ Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हाफ बाई रिडक्शन हाफ होता है, तो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाई CD2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आप ये n लगा देता हूँ मैं, तो ये ई नॉट सेल आया था हमारा 0.36 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.1 और ये है 0.01, तो ये हो गया आपका 10। तो ये वैल्यू तो आपकी 0.36 माइनस 0.059 अपॉन 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.36 माइनस 0.0 0.059
0.029 विच इज़ 0.34। तो ये 0.34 आपका आंसर आ गया है ई सेल। तो ये आपका ई सेल हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, पिछले वाले कैप्सूल में देख चुके हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नहीं है। डेल्टा जी, ध्यान ये रखना है कि डेल्टा जी पूछा गया है आपसे या डेल्टा जी नॉट पूछा गया है। यहाँ डेल्टा जी नॉट पूछा गया है, इसलिए मैंने माइनस एन एफ ई नॉट सेल यूज़ किया। अगर मुझसे डेल्टा जी पूछा जाता तो मैं यहाँ पर माइनस एन एफ ई सेल डालता। इसमें मुझे क्या करना होता, पहले तो मैं ई सेल कैलकुलेट करता है ना, और फिर उसके बाद इस ई सेल की वैल्यू को यहाँ डालता, और फिर उसके बाद इसमें -2 × 96500 इंटू ई सेल की वैल्यू डालता है यहाँ पर 0.34। तो ये आती मेरी डेल्टा जी की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपसे डेल्टा जी पूछा गया है या डेल्टा जी नॉट पूछा गया है। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अगर इसको यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं की थी, यहाँ पर n जैसे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में समझ लिया था ये, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। और f होता है आपका फैराडे फंक्शन, इसकी वैल्यू होती है 96500। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इस तरह के वीडियो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक जो टर्म 2 के लिए जो आपको बहुत टफ लगता हो, जिसको आप चाहते हो कि उसको पहले कवर किया जाए, तो उसको मुझे पहले ही बता दीजिए, तो उसको मैं पहले कवर कर लूँगा कैप्सूल्स के थ्रू। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट।